गैसेस, हेल्थ सिक्योरिटी, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि इनको किसी भी तरीके से आप देख लें, कितनी भी योजना चला लें, लेकिन इन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आप फूड सिक्योरिटी इंश्योर कर पाए, हेल्थ सिक्योरिटी इंश्योर कर पाए। इस सबको देखते हुए हमने इस पर काम किया था और मेरा लंबा एक्सपीरियंस रहा है इस फील्ड में। मैंने ये प्रोडक्ट जो कंपनी के बनाए हैं वो सिर्फ फार्मर्स को देखते हुए, फार्म सेक्टर को देखते हुए, फ्यूचर को देखते हुए ये बनाए हैं। तो थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में बताइए, प्रोडक्ट है क्या, उसका यूज कहाँ है? देखिए, एक दो तरह के हमने प्रोडक्ट बनाए हैं। एक तो सॉइल एप्लीकेशन के लिए। सॉइल एप्लीकेशन में जितनी भी सॉइल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे सॉइल इंसेक्ट का आ जाना, पैथोजेंस का, उस समस्या को भी वो दूर करेंगे। पानी जो हमारा लीच डाउन कर जाता है, हमारे न्यूट्रिशन को लेकर के भी नीचे चले जाते हैं, वो प्लांट को नहीं फूड मटेरियल मिल पाता, उसको भी वो रूट जोन में कंजर्व कर देगा। उससे कंजर्व करने से पानी की अवेलेबिलिटी 24 घंटे पौधे के लिए हो सकती है, न्यूट्रिशन हो जाता है, उससे प्लांट की ग्रोथ में असर आता है। दूसरा प्रोडक्ट है हमारा एरियल स्प्रे। ये स्प्रे हम ऊपर करते हैं 3 बार, फ्लावरिंग से पहले, एक ब्रांचिंग से पहले, और जब सीड सेट हो रहा होता है उस समय। तो ये 3 स्प्रे करने से क्या होता है कि फुल न्यूट्रिशन मिल जाता है। अक्सर करके आपने देखा होगा मार्केट में जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं, कोई नाइट्रोजन के लिए, कोई फास्फोरस के लिए, कोई पोटास के लिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट भी हैं तो वो भी पूरे नहीं है, फिर हार्मोन्स की बात आती है। तो ये प्रोडक्ट हमारे ऐसे हैं, मल्टी फंक्शनल है और इसमें ऑल इन वन सब चीज हमने यूज की है और प्लांट सोर्स से यूज की है। इसमें 13 माइक्रोन्यूट्रिएंट है, मतलब प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों मिला के 13 किसी में नहीं मिलेंगे। फिर वाटर एब्जॉर्प्शन वाले सब्सटेंस अलग हैं जो हमने प्लांट सोर्स से लिए गए, एक वो हो गए। फिर प्लांट के सर्वाइवल के लिए एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल, इस तरीके के सब्सटेंस इसके अंदर मौजूद है जिससे वो फंगल और बैक्टीरियल डिजीज को प्रिवेंट करते हैं। फिर इसके अंदर ऐसे सब्सटेंस भी हैं जो इंसेक्ट ग्रोथ को रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यदि फार्मर एक बार यूज करे तो ये सारी चीजों की जरूरत नहीं होती, फिर ना उसको पेस्टिसाइड लाना, ना उसको कोई और चीज लानी। आपका पानी की भी सेविंग हो रही है, पेस्टिसाइड की भी सेविंग हो रही है, फंजीसाइड की भी सेविंग हो रही है, हर चीज की सेविंग होती है। उससे क्या होता है, किसान को एक बार लेना होता है, एक बार यूज कर दिया और सारी समस्याओं का समाधान उसका हो जाता है। सॉइल डिग्रेडेशन ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सॉइल के अंदर जब ये पेस्टिसाइड और टॉक्सिकेंट जब डिपोजिट होते हैं, सॉइल डिग्रेड होती है। और सबसे बड़ी बात होती है बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में 1 ग्राम में 500 मिलियन बैक्टीरिया पाए जाते हैं, 15,000 से लेके 20,000 स्पीसीज के। वो हमारे किसी भी मिट्टी के अंदर अब नहीं रहे क्योंकि ये केमिकल डिपोजिशन हुआ। तो वो प्रॉपर्टी जो है उसके खत्म होने की वजह से प्लांट की ग्रोथ पर असर आता है। जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी चलनी चाहिए वो नहीं चल पाती हैं। तो हमारा प्रोडक्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल, तीनों का इंप्रूवमेंट करता है। तो सर ये आपका प्रोडक्ट बायो है या फिर केमिकल? बायो। हमने प्लांट सोर्स से सभी लिए हुए सारे आइटम्स जी, क्योंकि हमारा मेडिसिनल प्लांट्स पे बहुत बड़ा फर्क है, उससे हमने ये सारी चीज सेलेक्ट करके हमने ली हैं। और केमिकल में तो ये ऑल इन वन पॉसिबल ही नहीं होता, केमिकल रिएक्शन करेंगे तो पॉसिबल नहीं होता। अब इसकी यूटिलिटी वाली बात आती है। पूरे इंडिया में आप अच्छे से जानते हैं 60% के करीब 55 से 60% रेनफेड एरिया से। रेनफेड एरिया में कोई टेक्नोलॉजी न तो आईसीआर दे सकी, न कोई यूनिवर्सिटी दे सकी। इस तरीके की टेक्नोलॉजी नहीं है कि छोटी मोटी बारिश हो जाए या रेनफेड टोटल रेनफेड है वो वहाँ पे हम कुछ कर सकें।
मैंने बाड़मेर के अंदर, जैसलमेर के अंदर इसी प्रोडक्ट से डेमोन्स्ट्रेशन ऐसे एरिया में लगाए जहाँ 10-10 किलोमीटर तक आपको पानी के दर्शन नहीं होंगे, और क्रॉप हुई। और ये टीवी चैनल वालों ने काफी वहां पे दिखाया, सोच के तो इतनी इजीनेस हो जाती है कि आप उस सीड को और इस फर्टिलाइजर को लेके किसी भी महीने में कभी भी डाल दें उस एरिया में, बरसात हो ना हो डाल दें। एटमॉस्फेयर के जो मॉइस्चर होता है उसको भी ये कैप्चर करके सीड जर्मिनेट हो जाएगा। सीड जर्मिनेट होके न्यूट्रिशन चूंकि खुद का है, बाहर से कहीं से नहीं लेने की जरूरत है, बाहर से लेने के लिए फिर पानी चाहिए होता है, तो ये सारी चीजों की जरूरत नहीं है, वो सर्वाइवल एकदम हो जाता है। तो ये क्रॉप डेमोन्स्ट्रेशन समझे काफी जैसलमेर में, बाड़मेर में लगाए गए। और एकड़ वैसे तो इसकी एक 4 किलो की रिकमेंडेशन है 1 एकड़ में, और इसकी जो कॉस्ट है अभी 1100 रुपये पर केजी के हिसाब से है, तो 1144 रुपये की आती है। लेकिन जब आप कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन निकालेंगे और ट्रीटेड वाला ट्रीटेड का जब वो देखेंगे, रेशियो देखेंगे, तो उसमें फर्टिलाइजर की सेविंग कर रहे हैं आप 15 से 20%, सीड की भी सेविंग होती है आपकी 50 से 60%, इरिगेशन की सेविंग, पानी की सेविंग होती है, वो पानी की सेविंग हो गई। तो जितनी आपने सेविंग की है उससे ये फर्टिलाइजर आपका आ जाता है, तो चीज आप इसको यूज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब एडिशनल कुछ नहीं लगा उसका किसान का, लेकिन पैदावार और क्वालिटी, क्योंकि ऑर्गेनिक प्रोडक्शन होगा और बैलेंस प्रोडक्शन होता है, तो उसकी इनकम जो किसान की है इनकम बूस्ट होती है, और उस इनकम के बढ़ने से इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बनती है, किसान इसको यूज करते हैं। सर आजकल सरकार भी जोर दे रही है, किसान भी बहुफसली ले रहे हैं कि एक खेत में कई तरह की फसल लगाते हैं, तो क्या आपका इस तरह का कोई प्रोडक्ट है कि सभी फसलों में काम आ जाए, या अलग अलग फसल के लिए अलग अलग प्रोडक्ट है? देखिए ये प्रोडक्ट ऐसा है कि यदि आप एक फसल के अंदर डाल देते हैं जो परमानेंट लगी हुई है जी, तब तो इसको आपको 2 साल में 3 साल में एक ही बार डालना है। अच्छा, बार बार नहीं रहेगा। उसका असर 2 साल तक रहेगा? हाँ सर, रहेगा, 2 साल रहेगा, 3 साल भी रहेगा जी। लेकिन आप डिस्टर्ब करते हैं सॉइल को, जैसे आपने यहाँ डाला फिर आपने प्लॉइंग कर दी, बाद में फसल ले ली, तो ये भी डिस्टर्ब होकर पता नहीं कहाँ चला जाएगा। फिर पौधे हम लगाएंगे तो उसकी सियोरिटी नहीं है कि वो उसके पास में वो मिले, तो इसलिए वो हर फसल पे फिर डालना पड़ेगा। और जो परमानेंट लगी होती है जैसे फ्रूट क्रॉप्स है, उसमें आप एक बार डाल देंगे। दूसरा एक तरीका और भी हमने निकाला है कि 1 लीटर में 3 ग्राम डाल के एक घोलसा बनाना है, और जो ट्रांसप्लांटेड क्रॉप्स हैं उनकी उसमें जड़ों को ऐसे डुबा और ट्रांसप्लांट कर दें, तो बहुत कम क्वांटिटी लगती है, क्योंकि 3 ग्राम 1 लीटर में, 1 लीटर से तो लगभग 1 एकड़ की पौधा डूब जाएगी ऐसे करके। तो ये तरीका भी एक अच्छा निकाला हमने। तो कुछ सर एक तरीकों में ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से आपके प्रोडक्ट यूज हो जाए, बूंद जो सिंचाई है जी, उससे भी क्रॉप के जड़ों पहुंच जाए। देखिए पानी को बचाने के लिए सबसे ज्यादा जो एफिशिएंट तरीका है वो ड्रिप ही है जी, और ड्रिपर से भी आप पूरा पानी नहीं बचा पाते हैं। इसकी भी यूज एफिशिएंसी आपकी 50 से लेके 65% है, उसके बाद भी पानी वेस्ट जाता ही है। लेकिन यदि ये आपने सॉइल में पहले से डाल दिया है और वहां ड्रिपर आपने चलाए, तो ड्रिपर की जो रनिंग कॉस्ट है वो आपकी 50% से 60% रिड्यूस हो जाएगी। यानी किसान 4 घंटे चलाता है तो 2 घंटे से काम चल गया उसका, 10 घंटे चलाता है तो 5 घंटे से काम चल गया, तो ये भी एक बहुत बड़ी सेविंग होगी किसान की। और पानी फर्दर बच गया उसका 50% और एक्स्ट्रा सेविंग हो गई। तो इससे इस तरीके से तो बहुत बड़ा फायदा है, लेकिन ड्रिपर के थ्रू हम इसको नहीं चला सकते हैं, क्योंकि ये पानी को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने से थोड़ी स्वेलिंग होती है, स्वेलिंग होने से थोड़ी सी नोजल से रुक सकते हैं। तो इसलिए पहले हमें मिट्टी के अंदर डाल देना है, उसके बाद ड्रिपर चलाते रहिए आप। सर आप इस प्रोजेक्ट को लेके, अपने प्रोडक्ट को लेके कितने स्टेट में काम कर रहे हैं और किसानों तक कैसे पहुंचना रहे हैं? देखिए मैं इसको लेके पहले मैंने एक प्रिलिमिनरी स्टडी की, मैं कम से कम 62 कंट्रियों में जा चुका हूँ, इसके एक्सपेरिमेंट हो गए हैं और कंट्रियां वहाँ से मेरे को
इस प्रोडक्ट को लेने के लिए पूरी तरह से लेने के लिए वो किया हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे पहले इंडिया के अंदर चले, इंडिया के फार्मरों का बेनिफिट हो, इसलिए मैंने प्रोप्राइटरी दिया नहीं किसी को इसको। तो इंडिया में हमारा हरियाणा गवर्नमेंट ने लिया हुआ है, उत्तराखंड ने तो इसमें सब्सिडी दे रखी है, सारे जिलों के आदेश किए हुए हैं उन्होंने। जम्मू कश्मीर में लद्दाख के अंदर हमने डेमोन्स्ट्रेशन लगाया, डेमोन्स्ट्रेशन के बाद दूसरी ट्रिप में उन्होंने बहुत बड़ा ऑर्डर दिया, तो जम्मू कश्मीर का जो लद्दाख एरिया है उसके अंदर है। आपके मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में तो बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा है हमारा। महाराष्ट्र में तो आप संगमनेर में जाके देखेंगे तो सुपर फूड क्रॉप्स पे और हमारे इन प्रोडक्टों के थ्रू काम जो हो रहा है वो बड़ा एप्रिशिएबल हो रहा है। और सब देख के आते हैं। अभी कृषि मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी भी देख के आए, अशोक दलवाई, और एक जॉइंट सेक्रेटरी साथ में थे, वो पूरा वेट करके आए, देख के आए। तो पूरे इंडिया में हमने एक नया मूवमेंट चला दिया है, लेकिन हमारे सरकार की तरफ से दिक्कतें हैं, क्योंकि सरकार क्या है कि उनकी अपनी स्पेशल गाइडलाइंस होती हैं और उनको सही ढंग से कोई फॉलो करे या इम्प्लीमेंट करे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सेप्टेंस हमारी प्रोडक्टिव होती है हर जगह होती है, लेकिन सही ढंग से कोई नहीं करे तो वहाँ रुकावट आ जाती है। तो सर सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं? सरकार क्या है? हालांकि बजट भी नया पेश होने वाला है, तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि बजट में आप लोगों के खास क्या होगा या कृषि की? हम तो देखिए ये चाहते हैं कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो एक रास्ता बचा है आज की डेट में, जिससे आपकी फूड सिक्योरिटी भी हो सकती है, आपके जो रिसोर्सेज है वो भी बच सकते हैं, आपकी हेल्थ सिक्योरिटी भी हो सकती है, ये पॉपुलर होनी चाहिए। लेकिन इसकी स्ट्रेटजी गवर्नमेंट के पास कुछ भी सॉलिड नहीं है। वो केवल ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बेट दे देते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग आज तक 1% फार्मर भी नहीं कर पाए। पिछले 10-15 साल से ये मूवमेंट चल रहा है, लेकिन कोई वो नहीं हो रहा। तो इसकी क्या प्रॉब्लम्स है, किस वजह से नहीं हो रही है, ये इसी पे वो होना चाहिए, वो फोकस नहीं है गवर्नमेंट। तो मैं तो नहीं ये उम्मीद कर सकता कि गवर्नमेंट कभी इसको पूरी तरह से फैला देगी ऑर्गेनिक मूवमेंट को, वो सब रुका हुआ है। नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग सेंटर भी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का खोला हुआ है, उसका आउटपुट आप देखिए क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। फार्मर्स कोई जानता तक नहीं है आज की डेट में से। लेकिन सर इसके बावजूद भी 2022 तक सपना देख रही है किसानों के आगे दोगुना कर दें, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि हो पाएगा या नहीं? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। रीजन सर? रीजन मैं बताता हूँ। मेरा इंटरेक्शन हुआ था अभी अशोक दलवाई जी से, एडिशनल सेक्रेटरी, और वो इस मूवमेंट के जो मोदी साहब ने बनाया है कि डबल फार्मर इनकम बाय 22, उसी के इंचार्ज है वो, और रेनफेड एरिया अथॉरिटी के भी सीईओ है वो। मैंने उनसे ये पूछा था कि इतनी विपरीत परिस्थितियां हैं हमारे पास, हम अपनी प्रोडक्टिविटी को और हमारे प्रोडक्शन जो है वो हो रहा है, इसी को ही हम सस्टेन कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी चैलेंज है। आप डबल कर रहे हैं, हाउ यू विल डबल दिस इनकम, ये उनसे पूछा। तो उन्होंने कहा कि भाई हमने एक प्लान बना करके और फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजा है, जिसमें हजारों करोड़ों पे उन्होंने मांग की है कि इतना हमें इस प्रोग्राम में मिले तो हम इसमें इम्प्लीमेंट करें। तो वो खुद ही कह रहे थे कि भाई इतना अमाउंट हमें मिलेगा नहीं, कोई अमाउंट उनको मिलना नहीं है, प्रोग्राम चलना नहीं है। यूनिवर्सिटियां, कृषि विज्ञान केंद्र, इसमें सेमिनार, गोष्ठियां, ये सब कर रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कैसे इंक्रीज होगी ये कुछ नहीं। हमने डबल की बात नहीं की, हमने ट्रिपल की बात की है। आप महाराष्ट्र में जाके देखिए, हमारे रिकॉर्डिंग करके लाइए, देखिए, फार्मर से इंटरव्यू लेके देखिए, वहां ट्रिपल इनकम होती है। किसान गेहूं उगा रहा है, गेहूं से 25 से 30 हजार रुपये मैक्सिमम टोटल इनकम आती है। हमने वहाँ किनोवा, चिया सीड, टैफ ये इंट्रोड्यूस किए हैं। सपोर्ट, मार्केट सपोर्ट दी है कि जो किसान किनोवा उगाएगा हम 100 रुपये में पर केजी के हिसाब से हम खरीदेंगे, और हमारे यहाँ वो नाम रजिस्टर्ड कराएगा और हमारा वो उगाएगा। उसको यदि कहीं 150 भी मिल जाए तो वो फ्री है, वो जा सकता है, हम उसको रोकेंगे नहीं। लेकिन नहीं बिके तो 100 रुपये में हमें दे।
अब 100 रुपए से 10 कुंटल का एक एवरेज आ रहा है महाराष्ट्र के अंदर। 10 कुंटल से एवरेज से 100 रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपए का होता है। तो कहाँ 25-30 हजार रुपए और कहाँ 1 लाख रुपए। तो हमने तो इस तरीके से बढ़ाने की बात की है। दूसरा, हमने मोदी साहब को भी, मेरा एक सजेशन हुआ था जब ये पीएम बने थे, तभी इन्होंने जो सिस्टम बनाया था कि कोई भी सजेशन दे सकता है, हमने इनको बी कीपिंग का दिया था कि बी कीपिंग एक ऐसा आइटम है जिससे कंट्री को 65,000 करोड़ का मॉनेटरी लॉस होता है आज की डेट में, क्योंकि पॉलिनेटर्स है नहीं। 500 मिलियन हेक्टेयर में क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप लगी होती है। जब क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप 500 मिलियन हेक्टेयर में नेशन में लगी हुई है और उसमें पॉलिनेशन एंश्योर्ड नहीं है, बी नहीं है, नेचुरल पॉलिनेटर्स नहीं है, तो वो लॉस होता है हर साल। तो आप एक तो वो रोक सकते हैं, दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, सबसे ज्यादा वो होगा। तीसरा, इससे जो प्रोडक्ट मिलता है, जो जिसको आप अच्छे से जानते हैं, सेल, उससे आप सिक्योरिटी, आप इसको एज ए फूड एक्सेप्ट करें। अभी तक पूरी इंडिया में एज ए मेडिसिन यूज होता है केवल। तो जब आप एज ए फूड एक्सेप्ट करेंगे तो आपकी फूड सिक्योरिटी पे भी इसका असर आएगा। तो इस लाइन पे भी मोदी साहब ने काम किया और उन्होंने एक प्रोजेक्ट डिक्लेयर करी थी पटना के अंदर, जो एनुअल फंक्शन था ICR का, वहां पर डिक्लेयर की थी। उस बात को भी लेकर के आज 3-3.5 साल होने को जा रहे हैं, लेकिन एक भी प्रोजेक्ट आज तक नहीं आई है जो इम्प्लीमेंट हुई हो। हमने सबसे पहले अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट के लिए प्रोजेक्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट से लेके और यहाँ सेंटर को आ गई है। सेंटर में हमारी सचिव साहब से बात हो रखी है, वो प्रोजेक्ट सैंक्शन होगी और उससे वहाँ पे हम देखना आप कितना अच्छा काम होगा। तो इस तरीके के जो आइटम्स हैं, जानते सब है, बी कीपिंग को सब जानते हैं, लेकिन कर कोई नहीं रहा। हो क्यों नहीं रही, इस बात का कोई रिव्यू नहीं है, कहीं कोई गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं है, तो सब ऐसे ही चल रहा है। महाराष्ट्र में किस डिस्ट्रिक्ट में है? अहमदनगर संगमनेर में हमारी ब्रांच है, ऑफिस है वगैरह, और वहाँ पर काम चल रहा है। आने वाले समय में सर और नया क्या करने वाले हैं? देखिए, हमारा मेन फोकस तो है सुपर फूड पे। अभी सुपर फूड को किसी ने टच नहीं किया हुआ है और सुपर फूड को हम लोगों ने बहुत अच्छा इंट्रोड्यूस कर दिया है। और यूपी के अंदर भी हमने पिछली साल इतना प्रयास किया था कि यूपी गवर्नमेंट ने हमारे साथ मिलके 6 जून को लखनऊ के अंदर एक फंक्शन किया था, बहुत बड़ा सेमिनार थी, जिसमें मिनिस्टर लोग आए हुए थे, पूरे इंडिया से एक्सपर्ट थे, कर्नाटक से वो भी, आपके CSIR वाले भी साइंटिस्ट थे, डायरेक्टर थे, वहाँ के सारे मौजूद थे। और उन्होंने वहाँ जो ग्रोअर्स फार्मर थे उनको चेक भी बांटे थे, काफी अच्छा फंक्शन था। तो हमारा मेन फंक्शन वो प्रोग्राम जो है वो सुपर फूड पर ही है, और उसका रीजन ये है कि हम ऐसी क्रॉप्स आज ट्रेडिशनली जो उगा रहे हैं जिनमें सबसे ज्यादा पानी का कंजम्पशन होता है। जैसे धान हो गया, धान में टोटल जो वाटर की अवेलेबिलिटी है इंडिया में उसका 25% धान दे जाता है, फिर कॉटन, फिर शुगर केन। ये 3 क्रॉप्स ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा पानी लेती हैं, और इसी वजह से हमारा जो वाटर टेबल है वो 30 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से डाउन हो रहा है। तो इसको हम नहीं रोक सकते जब तक आपको अपना चेंज नहीं करना हो। तो सुपर फूड ऐसी क्रॉप्स हैं जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ही मिनिमाइज्ड है, बहुत कम से कम पानी से हो जाती है, ड्रॉट कंडीशन को सहन करने की इनके अंदर क्षमता है। और जितने भी बड़ी बड़ी कंट्रियां हैं सबका फोकस अब इनकी तरफ जा रहा है कि भाई ये चीज लाई जाए। आप इंडिया किसी भी शॉपिंग मॉल में जाके इनको खरीद के देखो, आपको पता चल जाएगा। टैप जो है अभी भी 2200 रुपये तो किसान से खरीदेगी, 2200 रुपये कुंटल किसान से खरीदे, तो क्लाइंट को कितने में बिक रहा होगा वो ये देखिए। तो ऐसे रेट बढ़ा रखे हैं क्योंकि बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, बड़े बड़े अफसर लोग हैं, वो जिनको अवेयरनेस है वो लोग इनको यूज कर रहे हैं, आम आदमी नहीं कर रहा। हम ये चाहते हैं कि जो गरीब तबका है वही इन चीजों को उगा पाएगा, जो रिसोर्स लेस है, क्योंकि इनके लिए न फर्टिलाइजर की जरूरत है ज्यादा, न आपको पेस्टिसाइड की जरूरत है,
ना आपके पानी की जरूरत है। तो जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं हमारे इंडिया में मोर देन 85%, उनके लिए बून है, इसीलिए हम उस लाभ पे चल रहे हैं। सर एक्सपोर्ट की बात करें तो इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट भी आप करते हैं किसी देश में? बिल्कुल। कितने देशों से? देखिए डिमांड में हमारे पास बहुत कंट्रियों से होती है, लेकिन हम अभी उस कंडीशन पर नहीं पहुंचे हैं कि हम सबको फीड कर पाए, क्योंकि हम इंडिया में ये देखते हैं कि इस समय 140 मिलियन हेक्टेयर में खेती जो हो रही है, इसमें हम 0.1% में भी यदि सुपरफूड कर देते हैं तो ये अरबों खरबों का बिजनेस बनता है। उस सिचुएशन को देखते हुए तो हम फीड कर पाएंगे। तो हम इस पर धीरे धीरे लगे हुए हैं कि धीरे धीरे ये एरिया हमारा इंक्रीज होता है। अभी लगभग 19,000 एकड़ कनोबा के अंदर एरिया हो चुका है, जो एक बहुत बड़ी बात है। लोगों को अभी तक ये पता नहीं है कि हमारे इंडिया में इतने एरिया में हो चुका है, और 15 स्टेट्स इसको उगा रहे हैं। Sir, are you working for only quinoa or it's stevia or नहीं, सुपरफूड जी, सुपरफूड में चिया सीड है, Yes, sir. आपका एमरैंथ, इनको हमने मेन फोकस किया हुआ। तो ये जो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट है, इसको हम सुपर फूड हब के नाम से डेवलप कर रहे हैं। और हमारा एक मकसद हमारा ये भी होगा कि ये सुपर फूड जो है कॉस्टली होने की वजह से गरीब तबका नहीं खा पाता है, तो हमने अपनी कंपनी का 20% टर्नओवर का 20% को हमने गरीबों में देने की वो किया हुआ है। तो वो उसी रेट पे दिया जाए, जैसे 3 रुपए 2 रुपए गवर्नमेंट ने गेहूं के लिए चावल के लिए किया हुआ है, उसी तरीके से हम गेहूं के रेट पर उपलब्ध कराएंगे सिर्फ उन लोगों को जो एकदम आइडेंटिफाइड हैं, गरीब लोग हैं। और उसकी हमारे पास स्ट्रेटेजी ये नहीं कि हमने लिया और बांट दिया, कोई हमारी स्ट्रेटेजी नहीं है। इसलिए हमारे जो एडॉप्टेड एरियाज हैं, हम पहले चाहे भले ही 10 फैमिली को देंगे, अगली बार हम चाहे भले ही 100 फैमिली को दें, फिर उसको 1000 फैमिली करें, तो इस तरीके से हम गरीब छोटे फैमिली पाते हैं। तो इस तरीके से गरीब लोग भी खा सकें, तो ये भी हमारा मकसद है। सर किसानों के लिए एक संदेश हो दीजिए, क्या कहना चाहेंगे किसानों से आप? देखिए किसान तो मेहनती है और सब कुछ करना चाहता है, बस किसान से मैं ये भी बात कहूँगा कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे आए, और ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए उसके पास अपने खुद के रिसोर्सेज भी उपलब्ध हैं, और किसान हमेशा बीज, खाद और पेस्टिसाइड 3 में वो उसके साथ धोखाधड़ी होती रही है, और वो तीनों से बच सकता है यदि वो चाहे तो। वो खुद अपना वर्मी कंपोस्ट बना सकता है, जो सबसे बेस्ट खाद होता है, अपना बायो पेस्टिसाइड भी बना सकता है। उसको कभी भी किसी पे निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, यदि किसान जागरूक हो जाए। तो मैं उसको यही कहना चाहूँगा। लेकिन मशीनरी का युग होने की वजह से आजकल मशीनरी में घुस गए, तो वो भी चीज चली गई है, तो इसलिए वो भी पॉसिबल नहीं हो पा रही है। तो मेन प्रॉब्लम यही है किसान की भी, तो वो मेहनत से भी पीछे हट जाता है। थैंक यू सर।